चलो शुरू करें। आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप अपने 4-5 महीने की इतिहास को देखेंगे तो हमने सबसे पहले अलजेब्रा की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, है ना। बेसिक मैथ्स के माध्यम से, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के माध्यम से, सीक्वेंस एंड सीरीज के माध्यम से हमने कुछ अलजेब्रा की अंडरस्टैंडिंग बनाई है। साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 और फेज 2 के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री में भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है। और जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे तो कुछ एलिमेंट्री कैलकुलस की भी कुछ अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने ये 3 पिलर्स तैयार कर लिए हैं। जो चौथा पिलर है वो अभी आज हम शुरू करने वाले हैं। उस पिलर का नाम है ज्योमेट्री, ठीक। और इन चारों की मदद से इसमें अभी हम एक चीज और पढ़ेंगे, एलिमेंट्री डिटरमिनेंट्स। और इन सब के माध्यम से विल स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। और जब हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी देखेंगे एक 2 डायमेंशन एस्पेक्ट और एक क्लास 12th में हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन एस्पेक्ट, ठीक है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम वेक्टर को भी अच्छे से सीखेंगे। और जब मैं 2D एस्पेक्ट की बात करूं तो यहां पे आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्टेशियन प्लेन से। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, और फिर हम बात करेंगे कोनिक्स की। और कोनिक्स के अंदर आएगा आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये पूरे पिलर्स आपको तैयार करेंगे किस चीज को पढ़ने के लिए? ठीक। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो जेई की सिलेबस है वो इसी सिद्धांतों पे डिजाइंड है। उसके अलावा आप कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स में जाएंगे जहां पे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और यू विल गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और बीच में छोटी मोटी चीजें जो होती है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब की बात होगी। आई थिंक वो सिलेबस से हटा भी दिया गया है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट योर IIT JEE syllabus is, and this is what how mathematics is also developed. तो मैथमेटिक्स की थोड़ी सी बात हम करेंगे। तो आज हम ज्योमेट्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा, ज्योमेट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर हम मैथमेटिक्स की ट्रेसेस खोजते हैं तो हमें सबसे पहले ज्योमेट्री ही दिखाई देता है, ठीक है। और जब हम मैथमेटिक्स को खोजने के लिए जाते हैं तो करीब 5000 साल पहले पहुंचते हैं। 5000 साल पहले क्या मिलता है हमें? किस सिविलाइजेशन में पहुंचते हैं हम? इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पहुंचते हैं, करीबन अराउंड 5000 साल पहले, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 3000 BC के करीब, 3100 BC समझते हो ना, बिफोर क्राइस्ट। ओके, तब जब आप इजिप्ट मैथमेटिक्स को देखते हैं, जब आप इजिप्शियन वर्ल्ड में जाते हैं तो आप चीज़ें देखते हैं जैसे कि पिरामिड देखते हैं। वहाँ पे आप देखते हैं कि काफ़ी, जब आप कभी आपको मौका मिलेगा इजिप्ट विजिट करने का तो यू वुड सी लॉट ऑफ फैसिनेटिंग थिंग्स रिगार्डिंग पिरामिड, द वे दे वर मैनेजिंग,
तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स की प्रेजेंस फील होगी कि हुएवर दीज पीपल वर, दे वर अवेयर ऑफ मैथमेटिक्स। और जब आप इसमें डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, इनके सोर्स से हमें पता चलता है एक पेपायरस शीट होते हैं, ठीक है। और जब पेपायरस शीट इज लाइक द पेजेस रोल्ड, है ना, और उस पेपायरस शीट में आप देखोगे तो यू वुड सी वेरी फैंटास्टिक मैथमेटिक्स हिडन इनसाइड। और अगर उसमें आप देखोगे तो एक पेपायरस शीट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैसे कहा जाता है, उसमें एक ट्रंकेटेड पिरामिड का प्रॉब्लम दिया गया है। ट्रंकेटेड पिरामिड क्या होता है? सबसे पहले हमें समझना होगा पिरामिड क्या होता है। पिरामिड क्या होता है? एनी आइडिया? जानते हो पिरामिड कैसा होता है? जब तुम सॉलिड्स पढ़ते हो, ठीक है, तो दो मोटा मोटी चीजें पढ़ते हो, एक प्रिज्म पढ़ते हो और दूसरा पिरामिड पढ़ते हो। जैसे आप क्यूब, क्यूबॉइड ये सब देखोगे तो जैसा सरफेस नीचे है वैसा सरफेस टॉप पे, सिलेंडर ये सब, सो ये सब प्रिज्म की कैटेगरी में आता है। और पिरामिड की कैटेगरी में आता है कि नीचे आपको पॉलीगॉन दिखाई दे रहा है बेस पे, बट सब जाके ऊपर एक एपेक्स पॉइंट पे चिपक रहा है। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो यू वुड सी टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन जानते हो, है ना, कुछ ऐसा होता है। अगर आप दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड भी इसे कहते हैं, ठीक। और एक होता है आप देख रहे हो नीचे बना है स्क्वायर और सब ऊपर आके एपेक्स पॉइंट बन रहा है, इसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। तो एक ट्रंकेटेड पिरामिड उस पेपायरस शीट में बना हुआ था, एक ट्रंकेट पिरामिड, और कुछ इस तरीके से बना हुआ था। ट्रंकेटेड पिरामिड समझते हो? जैसे तुम लोग क्लास 10th में थे तो तुम लोगों ने कोन पढ़ा था, लेकिन अगर तुमने पुरानी टेक्स्ट बुक उठाई होगी अपने क्लास 10th की तो वहां पे फ्रस्टम भी पढ़ा होगा। फ्रस्टम क्या होता है? जब कोन के ऊपर से आप एक स्लाइस करते हो, सो यू गेट अ रिमेनिंग पोर्शन विच लुक्स लाइक अ बकेट, विच लुक्स लाइक अ, सो यू कॉल इट फ्रस्टम। सेम वे जब आप एक स्क्वायर पिरामिड को देख रहे हो, जब आप स्क्वायर पिरामिड को देख रहे हो और उसके ऊपर से एक छोटा पिरामिड काट दोगे, सो यू विल गेट शेप समथिंग लाइक दिस। है ना, ऐसा कुछ शेप आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड, ठीक। उसमें दिखा हुआ है, उसमें जो डायमेंशन मेंशन है वो यहाँ पे लिखा है 4 4, यहाँ लिखा है 2 2, और यहाँ पे बीच में लिखा है 6। मतलब ये बता रहा है कि ये जो पिरामिड है, ऊपर से एक छोटा स्क्वायर है 2x2 का, नीचे से एक बड़ा स्क्वायर है 4x4 का, और जो हाइट है बिटवीन द फेसेस इज 6। और लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड। 5000 ईयर्स अगो की बात हो रही है, 3000 BC में। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि आप दोनों को स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर करो और 4 को स्क्वायर करो, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आता है 56। somehow it is a correct calculation, it is a correct calculation, but you see कि they were aware of how to find the volume of this interesting shape, है ना। तो एक चीज पता चलता है कि they are not talking about any general frustum, they are just talking about this specific frustum। तो कहीं ना कहीं you see general result is missing from the maths of Egyptian। वो लोग जनरल रिजल्ट्स की बात नहीं करते हुए दिख रहे हैं अपने पेपायरस शीट में। दूसरा, रीजनिंग भी नहीं लिखा हुआ है, रीजनिंग भी नहीं लिखा हुआ है, सो यू सी रीजनिंग इज ऑल्सो मिसिंग, ओके। तो जब आप इजिप्शियन मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो यू आर सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स, बट यू आर सीइंग दैट जनरल रिजल्ट इज मिसिंग। मतलब ये किसी पर्टिकुलर पिरामिड की बात कर रहा है, जनरल पिरामिड की बात नहीं कर रहा। जैसे अगर हम लोग अभी के मैथ्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सो द वॉल्यूम इज 1/3 h इंटू a² प्लस AB प्लस
b square. So this is the volume of a general frustum of a pyramid, right? और दूसरी चीज, हम इसकी प्रूफ भी जानेंगे, रीजनिंग भी जानेंगे कि कैसे ये रिजल्ट आया, राइट? सो यू सी देयर इज अ गैप. सेम वे जब आप इजिप्शियन मैथमेटिक्स से आगे बढ़ोगे, यू वुड फाइंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पहुंचोगे, विच इज लाइक मॉडर्न डे टर्की, मिडिल ईस्ट वाला एरिया. तो वहां पे भी आपको देखोगे कि मैथमेटिक्स डेवलप हुआ था. उनका जो सोर्स है वो है क्ले टैबलेट्स. क्ले टैबलेट समझते हो, मिट्टी पे वो लोग. तो वहां पे आप जब उनके क्ले टैबलेट्स को स्टडी करोगे तो दे वर नॉट ओनली अवेयर ऑफ ज्योमेट्री बट दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ नंबर थ्योरी. इनफैक्ट दे वर यूजिंग सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसकी बात हमने की थी पहले भी, है ना. और फिर जब थोड़ा और आगे जाओगे तो यू विल पैरेलली तुम देखोगे चाइनीज मैथमेटिक्स को भी ऑब्जर्व करोगे, तो वहां पे भी तुमको दिखाई देगा बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स, जिसको अब आजकल ग्रीक मैथमेटिशियन से जोड़ा जाता है. जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप चाइना में भी देखोगे, आप पास्कल्स ट्रायंगल चाइना में भी देखोगे. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मैथमेटिक्स दो तरीके से इवॉल्व होता है. एक, हम पुराने नॉलेज के ऊपर बिल्ड करते जाते हैं, और दूसरा आइसोलेशन में भी नई नॉलेज बिल्ड होती है. तो चाइनीज मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स कुड बी वन एग्जाम्पल जहां पे आइसोलेशन, इनफैक्ट मैथमेटिक्स ऑफ साउथ अमेरिका इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल जहां पे आइसोलेशन में मैथमेटिक्स बिल्ड हुई है. ठीक है. फिर उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ग्रीक्स एंटर करते हैं मैथमेटिक्स वर्ल्ड में, है ना. और जब हम ग्रीक्स की बात करते हैं देन वी स्टार्ट सीइंग, हम क्या देखना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट सीइंग कि वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रिजल्ट्स. इससे पहले तक रीजनिंग्स नहीं दिख रही थी, रिजल्ट्स के फॉर्म में दिख रहा था, है ना. तो अब कहीं ना कहीं ग्रीक्स जब एंटर किए हैं तो वी आर सीइंग लॉट ऑफ रीजनिंग हैपनिंग हियर. ठीक है. एक मैथमेटिशियन थे रामानुजम, उनके बारे में जानते हो. ही वॉज अ मॉडर्न डे मैथमेटिशियन, और उनको इंडिया से कैम्ब्रिज कौन बुलाया था, अनदर मैथमेटिशियन हार्डी. और अगर हार्डी की बात करा जाए तो हार्डी कहते हैं कि ग्रीक्स वर नॉट जस्ट लाइक कोई प्रिमिटिव मैथमेटिशियंस जिनकी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बट जब उनके काम को देखा जाता है तो हमें लगता है कि दे वर इक्वली सोफिस्टिकेटेड लाइक वी आर राइट नाउ. दे हैड दैट आइडिया ऑफ रीजनिंग, दे हैड द आइडिया दैट हाउ दिस रिजल्ट्स आर कमिंग अप, राइट. और जब हम ग्रीक्स मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है थेल्स. सुना इसका नाम, क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो इनको पहली बार, इससे पहले अभी तक कोई प्रूफ नहीं देखा गया था, इनके काम में सबसे पहले प्रूफ देखा गया. एंड इसे फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री कहते हैं, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री. ठीक है, मेकिंग सेंस. मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट जब समझ में आएगा तब आप समझ में आएगा कि हम वाई वी आर स्टडिंग ऑल दीज. थेल्स सिर्फ मैथमेटिशियन की तरह नहीं देखे जाते हैं, थेल्स फिलोसोफर की तरह भी देखे जाते हैं, और इनको वन ऑफ द 7 सेजेस कहा जाता है. 7 सेजेस का मतलब क्या होता है, जब ग्रीस बिल्ड हो रहा था ना, एंशिएंट ग्रीस, तो 7 लोग जिनको फाउंडर कहा जाता है पूरे ग्रीक सिविलाइजेशन का, उसमें वन ऑफ द गाय वाज थेल्स. थेल्स की जब थ्योरम उठा के देखोगे तो थेल्स बात कर रहा है सबसे पहले कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं विथ प्रूफ. ही इज टॉकिंग दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ओके. उसके बाद एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं वो, कि अगर तुम कोई सेमी सर्कल लो और किसी पॉइंट को पकड़ो, तो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज, एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम.
दिस थ्योरम इज एक्चुअली नोन एज थेल्स थ्योरम। और उनकी जो दूसरी थ्योरम है जिसे आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, उसे भी हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। वो क्या होता है कि एक लाइन अगर पैरेलल है थर्ड साइड से तो दूसरे दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में। ओके, एंड दिस इज हैपनिंग अराउंड 600-500 BC, इवन ओल्डर देन पाइथागोरस। अब इनके कुछ टाइम के बाद उसी रीजन में, मॉडर्न डे टर्की रीजन में, यू विल फाइंड अनदर मैथमेटिशियन कॉल्ड पाइथागोरस। ये कहा जाता है कि हो सकता है, सिंस द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रीजन वॉज वेरी क्लोज, तो हो सकता है ओल्डर थेल्स माइट हैव मेट यंगर पाइथागोरस। ठीक है, अब जो पाइथागोरस एंटर कर रहे हैं, तो पाइथागोरस के बारे में जब आप जानते हैं तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, राइट। और पाइथागोरस जो थे वो उन्होंने मॉडर्न डे टर्की से ही शिफ्टेड टू इटली, और वहां पे उन्होंने जो ब्रदरहुड बनाया, जो फिलोसफर थे, रिलीजन की तरह भी देखा जाता था उनको, तो दे स्टार्टेड टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट numbers but they were talking about music, they were talking about everything, right। और वहां से आपको irrational numbers, rational numbers से सबकी भी इवोल्यूशन दिखाई देगी। ठीक, और पाइथागोरियंस कहते थे कि जो नेचर है वो बना है, मतलब यूनिवर्स जो है दैट स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। ये भाषा एक और साइंटिस्ट बहुत ज्यादा यूज करते थे, उनका नाम था गैलीलियो। सेम रीजन, टर्की से पाइथागोरियंस पहुंच गए थे इटली, और इटली में करीबन 2000 साल बाद गैलीलियो होंगे, और वो भी यही बात कह रहे हैं कि यूनिवर्स इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, अब हम कहां पहुंचे हैं? पाइथागोरस के बाद लगभग 300 BC में एक सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिक्स टीचर आई वुड से एंटर करते हैं। हिज नेम इज यूक्लिड, और यूक्लिड एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करते हैं। उस वर्क का नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स समझ लो ऐसी किताब है जैसे अगर तुम लोग को हिस्ट्री में थोड़ी सी इंटरेस्ट हो तो होमर्स की इलियाड ये सब के बारे में पढ़ा होगा, ओडिसी के बारे में पढ़ा होगा। सो इट्स नॉट ओनली one of the greatest book of mathematics, but it is one of the greatest book of humanity, and not only one of the greatest book of ancient mathematics, but modern mathematics में भी इसकी पकड़ अभी तक काफी ज्यादा है। That is why we are studying Euclidean geometry these days, है ना। यूक्लिड ज्योमेट्री, अगर यूक्लिड एलिमेंट्स की बात करें तो यूक्लिड एलिमेंट्स को कितने लोगों ने फॉलो किया? यूक्लिड एलिमेंट्स को उसके बाद आएंगे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वुड बी वन ऑफ द ग्रेट स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल विच वॉज फाउंडेड बाय यूक्लिड। उसके बाद आगे चलोगे, जितने भी मैथमेटिक्स के काम दिखोगे सब लोग यूक्लिड का काम रेफर करेंगे। और यूक्लिड will not only be popular among mathematics, but Euclid's elements would be read by people of non-mathematics background also. अगर तुम लोग Abraham Lincoln के बारे में जानते हो तो Abraham Lincoln was also one of the great promoter of this book, Euclid's elements. Because अगर आप law profession में जाते हैं तो you need solid logic, you need solid proving aspect। तो जो Euclid आपको aspect दे रहा है वो एस्पेक्ट आपको और कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कि व्हाट इज हैपनिंग, बट आई विल कम बैक टू यूक्लिड्स एलिमेंट। उसके बाद यूक्लिड के बाद आगे बढ़ोगे तो आप पहुंचोगे आर्किमिडीज की दुनिया में। आर्किमिडीज को रेफर किया जाता है एज ए फादर ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाई आर्किमिडीज इज रेफर्ड एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स? क्या क्या जानते हो आर्किमिडीज के बारे में? सबसे पहले आप लोग ये कहानी सुने होगी यूरेका वाला, है ना। सो ही इज नोन फॉर दिस। आर्किमिडीज को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो यू वुड रियलाइज ही वॉज अ मैन who used to love mathematics, and he was so much in love with the subject that when he is doing mathematics he forgets what is happening around, and that became the reason of his death as well.
And he was not only a person who was into mathematics, but his contribution would be seen in the field of physics also. ठीक है, जैसा अभी आप लोग जानते हो ऑलरेडी यूरेका वाली कहानी, तो आपको पता है वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है, बॉयंसी की बात हो रही है. जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वहां पे जाके, राइट. आप जब अगर आप उसके मशीनरीज को देखेंगे तो एक स्क्रू गेज उन्होंने बनाया था विच यूज्ड टू हेल्प इन अ इरिगेशन. दैट यूज्ड टू बी अ वेरी जायंट स्क्रू जो पूरी पानी को उठाकर खेतों में डालता था, राइट. उसके अलावा ये जो कहानी है सिराकस, सीज ऑफ सिराकस, इस पे अटैक हो रहा था. रोमन्स अटैक कर रहे थे ग्रीक्स पे, ठीक है. और जो जहां पे आर्किमिडीज स्टेशन थे उस एरिया का क्या नाम था? सिराकस, और उसे कहते हैं फोर्ट ऑफ सिराकस. नाउ जो रोमन आर्मी को हेड कर रहा था, रोमन जनरल, उसका नाम था मार्सिलस, एंड ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स आर्किमिडीज. ही न्यू हु इज आर्किमिडीज. ओके, सो हिज इंस्ट्रक्शन वाज कि व्हेन वी विल बी गेटिंग इनसाइड द फोर्ट, तो हम लोग आर्किमिडीज को सिर्फ सेफली कैप्चर करेंगे, विल मेक श्योर दैट ही डजंट गेट हिमसेल्फ किल्ड और समथिंग लाइक दैट. और यहाँ पे जो सिराकस था वहां पे आर्किमिडीज को काम सौंपा गया कि यू हैव टू स्टॉप दिस सीज. तो उन्होंने क्या क्या किया पता है? पहले डिसाइड हुआ कि आप रोड से जाएंगे. रोमन एम्पायर्स डिसाइडेड दैट दे विल गो बाय रोड्स एंड कैप्चर द फोर्ट, ठीक है. बट वो जो सिटी था, जो पूरा बिल्ड था, सो आर्किमिडीज हैड मेड बिग बिग लिवर्स एंड पुलिस, ठीक है, जो गुलेल नहीं होते वैसा, इट्स लाइक जाइंट वन. एंड जब रोमन्स आ रहे थे तो ऊपर से फेंका जा रहा था बड़े बड़े, एंड दे वर नॉट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग. कैसे ये चीज पॉसिबल है, इतने बड़े बड़े जाइंट रॉक्स को फेंका जाए. देन दे डिसाइडेड कि ठीक है, यहां से जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. सो व्हाट दे डिसाइडेड कि पानी के रास्ते से जाएंगे. सो दे स्टार्टेड कमिंग थ्रू शिप. तो जब शिप से आ रहे थे तो दिन के टाइम में शिप से आ रहे थे, तो दिन के टाइम में दे हैड क्रिएटेड, आर्किमिडीज हैड क्रिएटेड द, सोचो एक आदमी कितना कुछ कर रहा है, ही हैड क्रिएटेड अ जायंट मिरर. और वो सन, जो शिप्स थे वो सारे वुड के थे, तो वो सारे जो वो आ रहे थे सन रे, वो कॉन्सेंट्रेट करा दे रहा था. सोचो अब ऑप्टिक्स में भी जाओगे तो यू वुड सी. ये चीज समझने की बात है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए, वो क्या है, कैसे वो बिल्ड हुआ है, ठीक है. तो उनकी वुड की शिप जलने लगी, तो दे डिसाइडेड कि भैया आप तो दिन में नहीं कर सकते, रात में करेंगे. ना जब रात के लिए डिसाइड किया, तो फिर जैसे मूवीज में देखते हो ना, बड़े बड़े जाइंट्स के हाथ आते हैं, उसे कहते हैं आर्किमिडियन क्लॉज. रात को बड़े बड़े आर्किमिडियन क्लॉ आ रहे थे और जहाज को ऐसे करके उठाते थे और फेंक देते थे. सो दैट वाज आर्किमिडीज. सो आप सोच रहे हो, ही वाज नॉट जस्ट अ पर्सन हु इज लाइक इनटू मैथमेटिक्स एंड स्टडिंग, बट ही इज समथिंग जो अलग लेवल से ऑपरेट कर रहा था, ठीक है. अब आर्किमिडीज की काम में, मैंने आर्किमिडीज को पहले भी आपसे डिस्कस कर रखा है. जब मैंने आर्किमिडीज की बात की थी तो एग्जॉशन प्रिंसिपल की बात की थी. एग्जॉशन प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने वैल्यू ऑफ पाई निकाली थी, वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल निकाला था, राइट. ये सारी बातें हमने ऑलरेडी की है. एंड हमने बताया था दिस गेव द फाउंडेशन फॉर द कैलकुलस विच न्यूटन विल बिल्ट आफ्टर 2000 years in 1700. सोच रहे हो? सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्क विच वॉज डन बाय आर्किमिडीज. 2-3 चीजें बस मैं दिखाऊंगा आर्किमिडीज की. जैसे आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर एक सर्कल का एरिया आपको निकालना है, एक सर्कल का जिसकी रेडियस है r, तो उन्होंने कहा था वो सर्कल का एरिया और ये राइट ट्रायंगल का एरिया एग्जैक्टली इक्वल होगा. और इसको प्रूफ किया था. और इसको प्रूफ करने के लिए जो आर्किमिडीज ने सीखा था, देखो जब हम प्रूफ करने जाते हैं,
जब हम प्रूफ करने जाते हैं तो दो तरीके की प्रूफ्स होती है मोटा मोटी, एक होता है डायरेक्ट प्रूफ और एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ इस तरीके से देख सकते हो, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि इफ m इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ m इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन m plus m plus m plus m will also be a perfect square। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे? सर इसे आप 4 बार ऐड कर रहे हो, सो इट इज नथिंग बट 4m स्क्वायर, सो ट्वाइस 2m का होल स्क्वायर। सो दिस टाइप ऑफ प्रूफ इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रूफ। और इनडायरेक्ट प्रूफ में आप क्या करते हो, या तो आप उसकी विपरीत बात मान लोगे, जैसे प्रूफ थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, है ना। इन डिडक्टिव एक होता है डिडक्टिव, आप यू गो थ्रू द बेसिक्स एंड यू स्टार्ट इंप्लाइंग, दिस इज द डिडक्टिव रीजनिंग, जो ग्रीक्स वर द फाउंडर्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। थेल्स इज वन ऑफ द गाय जिसने डिडक्टिव रीजनिंग। और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पे आप इंड्यूस करते हैं, राइट। और यहां पे अगर आप पहुंचते हो तो इसमें this example is a fantastic example or one of the unique example where Archimedes is proving by double contradiction। ये double contradiction क्या होता है? एक होता है contradiction जो आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, और एक होता है डबल कॉन्ट्राडिक्शन। डबल कॉन्ट्राडिक्शन उन्होंने इस तरीके से कहा था कि पहले प्रूफ किया कि एरिया ऑफ सर्कल विल बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और फिर प्रूफ किया द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ दैट सर्कल, एंड देन व्हाट डज इट इंप्लाई? दे आर इक्वल। सो दैट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल इंस्टेंसेस वेयर यू सी दैट डबल कॉन्ट्राडिक्शन इज वन ऑफ द फैंटास्टिक वे टू। थोड़ा सा और मैं आई विल कम बैक टू यूक्लिड्स एलिमेंट, बट मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि हाउ मैथमेटिक्स इज इवॉल्व्ड, ठीक है। सो यू आर सीइंग कि इजिप्शियन मैथमेटिक्स से हम लोग आगे बढ़े, मेसोपोटामिया, साथ में चाइनीज चला, फिर उसके बाद आगे ग्रीक्स में वी गॉट थेल्स, वी गॉट पाइथागोरस, वी गॉट यूक्लिड, वी गॉट आर्किमिडीज, और अभी बीसी के आसपास ही है। अब हम लोग एडी वाले क्रॉस करेंगे, तो आप सुनोगे एक का नाम हेरॉन, हेरॉन्स फॉर्मूला, है ना। और ठीक उसी वक्त इंडियन मैथमेटिक्स में अगर तुम घुसोगे तो सुनोगे ब्रह्मगुप्ता का नाम। हेरॉन्स कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ब्रह्मगुप्त कह रहे हैं एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। मतलब ब्रह्मगुप्त कह रहे हैं कि हेरॉन्स रिजल्ट इज वन ऑफ द केसेस ऑफ माय रिजल्ट। जैसे ब्रह्मगुप्त साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ये, ठीक, और इसे कह रहे हैं ए बी सी डी, एस लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, और एरिया बता रहे हैं अंडर रूट ठीक। और फिर ब्रह्मगुप्त साहब खुद कह रहे हैं कि अगर मान लो, हाँ नहीं आएगा, ये ब्रह्मगुप्त साहब कह रहे हैं एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हेरॉन्स कह रहा है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ब्रह्मगुप्त कह रहा है ए बी सी ये क्वाड्रिलेटरल को कोइंसाइड करा दिया है, क्वाड्रिलेटरल को कोइंसाइड, तो एक डी को जीरो कर दिया, एक डी को, एंड यू विल गेट हेरॉन्स। So I'm not here saying कि ब्रह्मगुप्त is superior और हेरॉन is superior. I'm not saying that. I am saying कि मैथ्स कैसे इवॉल्व हो रहा है तुम्हें समझना होगा। मैथ्स एक बैटन की तरह भी पास हो रहा है कि I know something, I am giving you something, you are using that something to create something new. That is how maths is evolving. At the same time, maths is also evolving independently. जैसे let's say I'm not saying anything, but he's in another world and doing something and creating some new result in isolation. So Indian mathematics and Chinese mathematics and mathematics of South America is an example of that, where mathematics were evolved on its own. और बाकी mathematics जैसे आप तुम देखोगे इजिप्शियन, मेसोपोटामियन,
Greeks, then Arab is learning from India. Arab is acquiring the knowledge from India and then again getting back to Europe. So knowledge is being transferred, knowledge is being, at the same time knowledge is also created in isolation as well. तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको इस तरीके से चीजों को समझना होगा, कैसे चीजें इवॉल्व हो रही है. और ये सारे रिजल्ट्स माइंड यू आज भी पूछे जाते हैं, आज भी जाने होते हैं. जेई एडवांस मेंस में ये सवाल डायरेक्टली भी आ सकता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट का एरिया निकालने को. ठीक है. सो आप देख रहे हो कि यहां पे मैं एक कंटिन्यूटी दिखा रहा हूं और साथ में मैंने पैरेलल ऑफ चाइनीज मैथमेटिक्स दिखाया था और साथ में एक पैरेलल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स. अगर आप इंडियन मैथमेटिक्स में मैं थोड़ी देर के लिए मैं जाता हूं तो आप देखोगे इंडियन मैथमेटिक्स में नेम्स लाइक आर्यभट्टा, ब्रह्मवीरा, ब्रह्मगुप्ता, श्रीधराचार्य, है ना. जब इन सब लोगों को आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहां पे इंडिपेंडेंटली क्या डेवलप हुआ, न्यूमेरिकल सिस्टम. यहां पे आप देखोगे क्या इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ, एडवांस लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री पहले से इनिशियल ट्रेसेस नहीं दिखते हैं बट एडवांस ट्रेसेस दिखते हैं जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स बनाए जा रहे हैं. आर्यभट्टा इज वर्किंग आउट, ही इज ट्राइंग टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ही इज ट्राइंग टू फाइंड द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना. इस तरीके की चीजें आपको देखी जाएगी इंडियन मैथमेटिक्स में. एंड देन Arab would come into the contact of India through trade. And when Arab will come in the contact with India, they will also try to understand what is happening in India. People understand and learn the culture of what is happening there. And once the scholars, Arab scholars will be coming in touch with Indian mathematics, they would be learning. तो वहां से वो acquire कर रहे हैं Indian learning. Indian learning of trigonometry, Indian learning of number system, Indian learning, और वो उनको उठा के Arab लेके आ रहे हैं. Right? This is how the baton is being passed on. तो जब आप Arab वर्ल्ड में आ जाओगे तो you would hear the name of Al-Khwarizmi, Al-Jabr. He is the father of Algebra. तो Algebra अभी तक पैदा नहीं हुआ है. Algebra Arab वर्ल्ड से जनरेट होगा. किसकी मदद से? इंडियन मैथमेटिक्स की मदद से. समझ रहे हो कैसे चीजें बिल्ड होती जा रही है. ओके. अब जैसे तुम देखोगे एक और अरब मैथमेटिशियन थे, तुम लोग हिस्ट्री की बुक में नाम सुना होगा, अल बिरूनी. उनका पूरा नाम था अल बरूनी अल रेहान. मेरे से नाम मिलता था. ठीक है. ओके. सो नाउ यू सी कि आप देख रहे हो मैथमेटिक्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है. फिर वापस जब अब देखो ग्रीक से लूज हो चुके हैं बैटल, अब चली गई है अरब के पास, इंडिया के थ्रू पहुंच गई अरब के पास. अब जो मैथमेटिक्स की डेवलपमेंट हो रही है कहां हो रही है? अरब में. यूरोप में क्या चल रहा है? डार्क एजेस, क्रूसेड वॉर्स एंड ऑल. एंड देन यहां पे अरब की सिविलाइजेशन बढ़ रही है, ऑटोमन एम्पायर, ये सब बिल्ड हो रहा है. अब देखो सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ. एंड देन अगेन यूरोप इज गेटिंग बैक इट्स ग्लोरी. आपको मैंने फिबोनाची की कहानी सुनाई थी, लियोनार्डो ऑफ पीसा, वहां अरब्स के टच में गए, वहां से किताब उठाया और हिंदू अरेबिक सिस्टम, फिबोनाची, पास्कल्स ट्रायंगल, ये सारी ट्रेसेस आपको इंडियन मैथमेटिक्स के काम में भी दिखेगा और चाइनीज मैथमेटिक्स के काम में भी दिखेगा. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से पूरी चीजें. फिर वापस जब आप आ जाओगे यूरोप में, मैथमेटिक्स जब वापस यूरोप में आ जाएगा, देन यू विल हियर नेम लाइक कार्डानो. कार्डानो वुड बी वर्किंग ऑन क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन के रिजल्ट निकालेंगे एंड दैट वुड बी अ ग्रेट ब्रेक थ्रू, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के बाद हम बाई क्वाड्रेटिक के सब में पहुंचेंगे एंड दैट विल सेट स्टेज नॉट ओनली फॉर कैलकुलस बट ऑल्सो फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट विल सेट स्टेज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. उस समय आपको किसा किसा नाम सुनाई देगा? कार्डानो का, फेरारी का, डेकार्टे, रेने डेकार्ट, जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं. फिर उसके बाद आपको सुनाई देगा नाम वन ऑफ द, मेरे सबसे फेवरेट, ऑयलर. यू विल हियर द नेम ऑफ ऑयलर. ऑयलर अंधे हो गए थे और जितने जैसे जैसे उनका आंख रोशनी कम होता जा रहा था, उनके वर्क का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा था. मतलब ही इज द ओनली मैथमेटिशियन जिन्होंने सबसे ज्यादा मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस एंड काम किया है.
और ऑयलर की काम और आर्किमिडीज की काम को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो मैं भी सोच सकता था, बट आई कैन एश्योर यू नहीं सोच सकते थे। बट उनकी जो प्रूफ है इतनी सिंपलिस्टिक है कि कोई भी देखता तो बोलता ये तो मैं देख सकता था। तो ऑयलर की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसकी भी जो वर्क है, उसकी भी जो जर्नी है, फैंटास्टिक। एंड देन यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट गॉस के बारे में मैंने बताया था। यूक्लिड एलिमेंट्स में एक कंट्रोवर्सी जनरेट होगी जो मैं भी डिस्कस करूंगा। वो कंट्रोवर्सी जाके खत्म कौन करेगा? गॉस। और दैट विल गिव द बर्थ टू अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, which is like spherical geometry. I'll discuss that also. And then from that, things will move to Newton and Leibniz. Newton and Leibniz will give the foundation for calculus. And from then, you will get a mathematician called Cantor, who will talk about infinity finally. He will be talking about infinity. But you will not have to go till there for JEE preparation. I think your story would stop till Newton and Leibniz. Huh? Okay. So this is the हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ मैथमेटिक्स। सो यू अंडरस्टैंड, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसी ऑलमोस्ट मोटा मोटी स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें पहले, कुछ चीजें आगे से पीछे होगा थ्रू सिस्टमैटिक वे ऑफ मेकिंग। व्हाट इज दैट सिस्टमैटिक वे ऑफ मेकिंग? दैट इज ऑल्सो बीइंग सीन इन द वर्क ऑफ यूक्लिड, है ना। आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास हो सकता है थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो, बट इस पूरे स्टोरी में मेक श्योर जो भी रिजल्ट्स मैं निकालता जाऊंगा उसको उसी ऑर्डर में नोट करते जाना। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल फायदा होगा। जैसे आप सोचो, अगर आप, जो लोग, मैं सिंपल सी बात जानता हूं, आईआईटी जेईई के जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग ज्योमेट्री का साथ छोड़े वो कंपटीशन से बहुत पीछे फेंकाने वाले हैं। आगे आने वाले जो अभी हम लोग 2-3 महीना बिताने वाले हैं, जो लोग इसमें मरेंगे वो दूर फेंकाएंगे, बहुत ज्यादा दूर फेंकाएंगे। जो लोग इसमें ताकत लगा देगा वो आगे जाएगा। बहुत सिंपलिस्टिक आइडियाज हैं, बट दोज आइडियाज आर इंटरकनेक्टेड एंड ह्यूज। सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टमैटिक कनेक्शन, you would fail to score good marks. You would fail to understand analytical geometry. You will fail to, तुम्हें हमेशा लगेगा ये रिजल्ट कैसे सोच लिया, वो रिजल्ट कैसे सोच लिया, ये थोड़ी ना याद रख सकता हूँ, इतना कुछ कैसे याद रख सकता हूँ. So you will develop that type of notion and then you would end up spoiling your whole preparation. तो अब जितने भी बच्चे थोड़े से भी नॉन सीरियस है, मेक श्योर करें कि अगर वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल स्लाइड डाउन ना करें, तो आगे जो आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी डेक्स्ट्रस. और जब मैं डेक्स्ट्रस के काम करूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक जो सबसे ज़्यादा सिखाएगा कि कैसे IIT JEE प्रिपरेशन निकालना है, वो है द वर्क ऑफ यूक्लिड. और यूक्लिड के बारे में कहा जाता है जितने भी मैथमेटिशियंस यूक्लिड के बाद पैदा हुए हैं वो सब यूक्लिड के स्टूडेंट हैं. एवरीवन इज अ डिसाइपल ऑफ यूक्लिड. तो जो काम इन्होंने किया है उस काम को समझ गए तो मतलब तुम समझ जाओगे कि यही सक्सेस का रास्ता भी है. एंड यू वुड सी सच अ फैंटास्टिक वर्क ही हैज डन. एंड दैट वर्क इज यूक्लिड्स एलिमेंट्स. जब मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा, अगर आप लोग क्लास 9th में थे, जब आप लोग क्लास 9th में थे तो इस बुक से आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था. दो आप लोग अटेंशन पे उस वक्त भी नहीं कर रहे थे, शायद अभी भी नहीं कर रहे होंगे. तो क्लास 9th में जब ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे थे, लाइंस एंड एंगल से ठीक पहले ये चैप्टर था. यूक्लिड्स एलिमेंट्स या यूक्लिडियन ज्योमेट्री ऐसे करके होगा, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री. जो ये किताब है इसकी पहले कंपोजिशन पे ध्यान दो. एलिमेंट्स जो है वो 13 वॉल्यूम्स में लिखी गई है. 13 वॉल्यूम्स. यूक्लिड जो थे इनको कोई देखा नहीं है कैसे दिखते थे, इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है. द ओनली थिंग विच वी नो ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्क. 300 BC समझ रहे हो, आज से 2500 साल पहले एक शहर है इजिप्ट के पास, अलेक्जेंड्रिया. अलेक्जेंडर द ग्रेट उस पूरे मिडिल ईस्ट एरिया को जब कॉन्कर कर लिया था तो ही वांटेड टू डेवलप अ सिटी विच शुड बी अ वेरी स्ट्रैटेजिक सिटी
इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ वर्ल्ड ऑपरेट। जैसे आज सिंगापुर की तुम बात कर सकते हो, दुबई की तुम बात कर सकते हो, वैसा वो वर्ल्ड बनाना चाहता था अलेक्जेंड्रिया। और काफी खूबसूरत शहर भी है अलेक्जेंड्रिया, वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। और वहां पे उनका वन ऑफ द फेमस जनरल टॉलेमी, जो तुम्हें टॉलेमी की भी कुछ थ्योरम्स दिखाई देगी, ही वो जनरल भी थे, अलेक्जेंडर के फ्रेंड भी थे, और वो मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते थे। उन्हें काम सौंपा गया अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरी बनाने का, ग्रेट लाइब्रेरी। और उन्होंने चाहा कि यहां पे हम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स खोलेंगे, और इस काम को दिया गया किसको? यूक्लिड को, जो टॉलेमी के फ्रेंड थे। तो टॉलेमी ने यूक्लिड को यह काम सौंपा कि यहां पे स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, सो यू कैन से ही वाज अ फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स इन अलेक्जेंड्रिया। और जब वो उन्होंने स्कूल को फाउंड किया तो उन्होंने एक फेमस बुक की शुरुआत की, विच इज कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यूजुअली लोगों को लगता है कि ये किताब ज्योमेट्री की है, बट ये किताब ज्योमेट्री की नहीं, ये किताब मैथमेटिक्स की है। और 300 बीसी से पहले जितनी भी मैथमेटिक्स थी, उस पूरी मैथमेटिक्स को कंटेन किया गया है इस किताब में, इन अ वेरी सिस्टमैटिक फैशन, इन अ वेरी सिस्टमैटिक फैशन। ये जो 13 वॉल्यूम्स है, ठीक, इस 13 वॉल्यूम्स में वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 6 is dedicated to plane geometry, जिसे आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। वॉल्यूम 7 से वॉल्यूम 10 is dedicated to number theory। सॉलिड ज्योमेट्री। ओके, एक इंसिडेंसेस लिखा हुआ है, जैसे कि टॉलेमी ने एक बार यूक्लिड को कहा कि व्हाई यू हैव क्रिएटेड सच अ कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ ज्योमेट्री, कांट वी लर्न ज्योमेट्री थ्रू सम इजियर वे। तो बोला था कि आई एम सॉरी सर, बट देयर इज नो रॉयल वे टू ज्योमेट्री। रॉयल वे समझते हो ना, रॉयल रोड टू ज्योमेट्री, कि सब कुछ आसानी से हो जाए। सो यू हैव टू पुट दैट मच एफर्ट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री। अब देखो, ये जो बुक है, इस बुक को कैसे स्ट्रक्चर किया गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किताबें लिखी गई और एक जगह डाल दी गई। इट हैज बिन सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, और जो सिस्टम है जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, उसको एक सर्टेन वर्ड दिया जाता है जो आप आजकल किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में यूज करते हो। आई विल कम टू दैट, ठीक है। सो ही स्टार्टेड विथ बुक 1। ही स्टार्टेड विथ बुक 1। बुक 1 में ही स्टार्टेड की आई विल फर्स्ट गिव 23 डेफिनेशंस। उन्होंने बुक को स्टार्ट किया किससे? डेफिनेशन से। और कितने डेफिनेशंस लिखे? 23 डेफिनेशन, जहां पे उन्होंने पॉइंट, लाइन, ये सबको डिफाइन किया। जैसे एक एग्जांपल, वो परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन कर रहे हैं। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन को वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ही इज सेइंग एक लाइन है, उसके ऊपर दूसरा लाइन है, एक लाइन है, उसके ऊपर दूसरा लाइन है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। अगर अल्फा और बीटा बराबर है तो ये परपेंडिकुलर है। दिस इज हाउ ही इज डिफाइनिंग राइट एंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे वो 23rd डेफिनेशन की अगर बात करोगे तो वो डिफाइन कर रहे हैं पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन? तो वो ये नहीं कह रहे कि इन दोनों का स्लोप सेम है या डिस्टेंस बराबर है। वो ये कह रहे हैं इफ एक्सटेंडेड इनफिनाइटली दे विल नेवर मीट। ओके, 23 डेफिनेशंस के बाद, अच्छा, व्हाई ही इज गिविंग दिस डेफिनेशन? अगर उन्हें कभी भी कोई लाइन परपेंडिकुलर है प्रूफ करना है, then he will come back to this definition. If he is able to prove that these two angles are equal in whatever scenario he is talking, he can say that line is perpendicular. ठीक? After 23 definitions,
ही इज टॉकिंग अबाउट कॉमन नोशंस, जिसे आप क्या कहते हैं, एक्सियम्स। कॉमन नोशंस जिसे आप कहते हैं एक्सियम्स। उन्होंने 5 कॉमन नोशंस दिए, 5 कॉमन नोशन। कॉमन नोशन 1, उन्होंने कहा अगर ए बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, ए बी के बराबर है और बी, तो इसे ट्रांजिटिविटी भी कहते हैं, आप इसे अच्छे से समझते हैं। फिर कहा कॉमन नोशन 2, कॉमन नोशन 2 कि अगर ए और बी इक्वल है, इफ ए एंड बी आर इक्वल, देन इफ यू एड इक्वल्स देन ऑल्सो द सम वुड बी इक्वल। फिर उन्होंने कहा कॉमन नोशन 3, इफ ए इक्वल्स टू बी देन ए माइनस सी बी माइनस सी। देखो बताना पड़ रहा है, रूल बताना पड़ रहा है कि दिस इज हाउ द रूल इज, यानी ये तो अंडरस्टूड है, ही इज नॉट टॉकिंग इन दैट वे, ये तो कॉमन सेंस है। ही इज डिफाइनिंग व्हाट आर द कॉमन नोशंस, बिकॉज ही इज गोइंग टू यूज दीज कॉमन नोशंस टू गिव प्रोपोजिशंस, जिसे आप थ्योरम्स कहते हैं। कंपोजिशन नंबर कॉमन नोशन 4, वो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज इक्वल है, अगर कोई चीज इक्वल है तो वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी। और 5वीं चीज, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, किसी भी बॉडी की उसकी पार्ट उस कंप्लीट बॉडी से छोटी होगी। बेसिक बात, ये 5 कॉमन नोशंस उन्होंने बकायदा लिखा इन बुक 1 कि ये 5 कॉमन नोशंस हैं। जब भी इन 5 कॉमन नोशंस को वो यूज करेंगे, वो बताएंगे कि इस कॉमन नोशन के तहत वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, मेकिंग सेंस। और उसके बाद उन्होंने दी 5 पोस्टुलेट्स। 5 पोस्टुलेट्स क्या है? दीज आर ज्योमेट्रिकल ट्रुथ्स, दीज आर ज्योमेट्रिकल ट्रुथ्स, मतलब ये एक्सियम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री है। तो वो कह रहे हैं, पहला पोस्टुलेट 1, वो कह रहे हैं कि 2 पॉइंट को कनेक्ट करने से लाइन बनता है, 2 पॉइंट को कनेक्ट करने से लाइन बनता है। पोस्टुलेट 2, ये जो लाइंस बना है इसको आप इनफिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड। पोस्टुलेट 2, इसको आप इनफिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड। इस दोनों पोस्टुलेट को कहा जाता है स्ट्रेट एज पोस्टुलेट। ठीक। पोस्टुलेट 3, कहा कि अगर आपके पास सेंटर है और रेडियस है तो आप सर्कल बना सकते हैं, एक यूनिक सर्कल बना सकते हैं। इसे कहा जाता है कॉम्पस पोस्टुलेट। और इन तीनों पोस्टुलेट को देखा जाए तो इन तीनों को स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एज विदाउट एनी मार्क, स्ट्रेट एजेस विदाउट एनी मार्क प्लस कॉम्पस, इसे यूक्लिडियन टूल भी कहा जाता है। एंड दिस इज सफिशिएंट टू प्ले अराउंड द यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, मार्क भी नहीं कर रहे हैं वो। ठीक। पोस्टुलेट 4, ये बहुत ही फैंटास्टिक एस्पेक्ट है। तुम लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, फ्री वेक्टर पढ़ा होगा। वो कह रहे हैं कि प्लेन पर ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर कोइंसाइड करेगा, दे आर इक्वल। देखो, इक्वल को उन्होंने कॉमन नोशन में डिफाइन किया। इक्वल का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड करना। जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो इक्वल और इक्विवेलेंट में बहुत फर्क हो जाता है। जैसे 3 into 5 और 5 into 3 आर दे सेम? एक की मम्मी ने 3 पैकेट में 5 चॉकलेट्स रखे, दूसरे की मम्मी ने 5 पैकेट्स में 3 चॉकलेट्स रखे, आर दे सेम? सो ओके। फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है
एंड दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन। इसकी वजह से कई सालों तक, कई 100 सालों तक कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। और उस कंट्रोवर्सी को एंड कौन करेगा? गॉस साहब, द प्रोडिजी। वो कह रहे हैं कि अगर दो लाइन है, इसे पैरेलल पोस्टुलेट कहा जाता है, और यहां पे एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 2 राइट एंगल्स है, लेस देन 2 राइट एंगल्स हैं, तो दे विल डेफिनेटली मीट, दे विल मीट। ठीक है, ये कहानी में दरार लेके आएगा। और इसको कैसे, अभी उसके एग्जाम्पल दूंगा मैं कि हाउ इट इज। जैसे आई विल कम बैक टू दिस, है ना, जब मैं तुम्हें बताऊं, या बता ही देता हूं। ये कह रहा है कि अगर दो लाइन 90 डिग्री से कम, दोनों का सम अगर 180 डिग्री से कम है, तो वो दोनों मिलेंगे, वो दोनों, और 90 डिग्री पे दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ठीक, फिर आपको मैं खड़ा कर देता हूं कहां पे? पोल पे। कहां पे खड़ा कर देता हूं? पोल पे। और बोलता हूं 10 किलोमीटर नीचे आओ, 10 किलोमीटर नीचे आओ। फिर बोलता हूं 10 किलोमीटर इधर जाओ, फिर बोलता हूं 10 किलोमीटर ऊपर जाओ। 90 डिग्री, 90 डिग्री। यू विल कम बैक टू द सेम पोजिशन, यू विल कम बैक टू द। ऐसे इंटरनेट पे आजकल ऐसा क्वेश्चन एक वायरल था इस तरीके से कि भालू का कलर क्या है ना? ओके, ठीक है। नाउ दिस इज, अब देख रहे हो 90 मिला और फिर भी मिल रहे हैं। सो दिस विल गिव बर्थ टू नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री विच इज स्फेरिकल ज्योमेट्री। मेकिंग सेंस? ओके, अब सोचो, लेट्स थोड़ी देर के लिए अब आप अपने आप को अलेक्जेंड्रिया भेज दो, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और यू आर इन अ प्लेस ऑफ यूक्लिड। You have given 23 definitions. You have 5 notions. You have 5 postulates. Now you have to give first proposition. You have to give, what should be that proposition? You have to give first proposition. What should be that proposition? It's a difficult job. जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला प्रोपोजिशन जो दिया, इसे आप ऐसे देखोगे लिखे हुए। ये बुक इतनी फेमस है, दिस बुक, कि आप बस ये लिखोगे ना तो लोग समझ जाएंगे किस चीज की बात हो रही है। ही इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्रोपोजिशन। I47 या रोमन 147 का मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। I48 का मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। दिस इज दैट बुक। जैसे होता है ना कि बहुत सारी रिलीजियस बुक जो होती है, जैसे बाइबल, ये सब में तो उसमें होता है ना जेनेसिस दिस पॉइंट दिस, इस उससे समझ आता है ना कि किसकी बात हो रही है। सेम वे मैथमेटिक्स वर्ल्ड में इसकी ये चीज है। इफ आई से I1 1 people would understand what I'm talking about. I'm talking about the first proposition of यूक्लिड, है ना। तो वो पहला प्रोपोजिशन दे रहे हैं कि आपको अगर एक लाइन, याद करो उसके जो स्ट्रेट एज है उस पर लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो आपको एक लाइन सेगमेंट देना पड़ेगा उसको, और बोल रहा है इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। इससे द ओनली टूल्स यू हैव इज यूक्लिडियन टूल। द ओनली थिंग्स यू हैव दोज 23 डेफिनेशंस एंड 5 एक्सियम्स, 5 पोस्टुलेट्स। कैसे बनाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल? एनी आइडिया? तो तुम यहां से कॉम्पस रखोगे, यहां से कॉम्पस रखोगे और एक सर्कल बना दोगे। यहां कॉम्पस रखोगे, दूसरा सर्कल बना दोगे। ठीक, ये क्या हुआ? कौन सा पोस्टुलेट? कौन सा पोस्टुलेट? पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 3 कॉम्पस पोस्टुलेट। ठीक, उसके बाद तुमने इन दोनों लाइन को जोड़ दिया। विच पोस्टुलेट?
postulate 1, 2 points दिया हुआ है, you can create a line. अब he will use definitions of circle to say this equals to this, and then he will use the definition of circle to say this equals to this. If A equals to B and B equals to C, which common notion? Common notion 1. So see, such a clean way to prove that this is how you're going to. And सिर्फ एक proposition उन्होंने नहीं दिया. He gave 465 propositions in 13 volumes. And in book 1, he gave 48 propositions. Okay? तो अब तो सारे propositions डिस्कस कर नहीं सकते हैं. कुछ हाईलाइट्स डिस्कस करता हूं मैं. कुछ हाईलाइट्स. अच्छा, using this common notion, postulates and definitions to build first proposition, second proposition, third proposition. This concept of development is called axiomatic development. आप जो भी साइंसेस पढ़ते हो इसी तरीके से पढ़ते हो. You start the base, you start the assumptions, and then you start building on it with the deductive logics and reasonings. ठीक है? तो जैसे जैसे आप propositions बनाएंगे, तो जैसे let's say मैं 20th proposition पे हूं, then I can not only use just notions and definitions and postulates, but I can also use those 19 propositions. That is called standing on the shoulder of giants. कि I understand it, now I can use it. ठीक है? न्यूटन कहते हैं कि he is able to develop so much in the world of academics because he was standing on the shoulders of giants. And what he meant by giants, he meant giants by Euclid, Archimedes. तो इस तरीके के लोगों को वो giants कह रहे हैं और उनके कंधे पे पैर रख के वो आगे की चीजें बिल्ड कर रहे हैं. ठीक? तो जैसे मैं अगर I4 पे जाता हूं तो ये होता है SAS कॉन्ग्रुएंसी. आई एम श्योर आप लोग सब पढ़ चुके हैं, है ना? साइड एंगल. और उसके बाद जो फिफ्थ प्रोपोजिशन देते हैं, इस फिफ्थ प्रोपोजिशन को कहते हैं वो ब्रिज ऑफ एसेस. क्यों? अभी बताता हूं. फिफ्थ प्रोपोजिशन क्या है? डोंकीज. ठीक है? फिफ्थ प्रोपोजिशन क्या होता है? जो थेल्स में मैंने बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल कि ये जो एंगल है दे आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल. आप तो इसको बहुत ही कॉमन सेंस से लेते होगे. प्रूफ करो. और इसको जब प्रूफ करने बैठे तो एक क्रिस क्रॉस ब्रिज बना जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड था, और जो लोग वो नहीं समझ पा रहे थे उनको बोला जा रहा था ब्रिज ऑफ एसेस, यू कैन नॉट मूव फर्दर नाउ. तो जो लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाते हैं उनको उन्होंने डोंकीज कह के रोक दिया कि आगे मत बढ़, तू रहने दे, पैर में दर्द हो जाएगा. ठीक है? तो अब देखते हैं ये क्या था. सिंपल सा चीज है, ये बात सब जानते हो. देखो क्या है. लेट मी शो यू दिस. आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है ये. ठीक? सो ही विल बी यूजिंग ऑल दोज प्रोपोजिशंस, फर्स्ट 4 propositions and postulates and common notions and definitions to prove this. ठीक? तो वो क्या करेंगे? वो इसे एक्सटेंड करेंगे. और इसे भी और इक्वल लेंथ पे एक्सटेंड करेंगे. ठीक है? इक्वल लेंथ उन्हें पता है, कॉम्पस से काट लेंगे, इक्वल लेंथ आ जाएगा. तो उन्होंने इसको इक्वल लेंथ पे एक्सटेंड कर दिया. ठीक? उसके बाद वो इसको इससे कनेक्ट कर देंगे. ठीक? और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे. दैट इज व्हाई ही इज कॉलिंग इट ब्रिज ऑफ द ब्रिज यू सी. Let me give the name so that it's easier to
नोटिस, है ना. लेट्स कॉल दिस एज ए, दिस एज बी, दिस एज सी, दिस इज डी, दिस इज ई. व्हाट वी नो, दीज आर इक्वल. स्ट्रेट एज पॉस्टुलेट एंड कॉम्पस पॉस्टुलेट से हम ये कर पाए, ठीक. लाइन को ज्वाइन कर पाए, अगेन पॉस्टुलेट्स कॉम्बिनेशन अभी सब यूज होगा, ठीक है. तो यहां तक सब लोग पहुंच गए. अब वो कह रहे हैं, अच्छा इससे पहले का प्रोपोजिशन क्या था, फोर्थ प्रोपोजिशन क्या था. सो ये देना जरूरी था, ये देना जरूरी था. नाउ ही इज सेइंग दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हियर. विच टू ट्रायंगल्स? ही इज सेइंग ट्रायंगल, he is saying triangle DAC is congruent to triangle EAB. किस बेसिस पे कह रही है बात, किस बेसिस पे कह रही है बात? SAS पे, है ना. देखो देखो मैंने बीच वाला एंगल क्या रखा है, दोनों का बीच वाला एंगल कॉमन एंगल है. देखो DA क्या है, दिस प्लस दिस इक्वल प्लस इक्वल, A इक्वल्स टू B, A प्लस C इक्वल्स टू B प्लस C, कॉमन नोशन 2. अब देखो उसके बाद वो कह रहे हैं AC इज इक्वल्स टू AB. सो SAS कॉन्ग्रुएंसी से उन्होंने प्रूफ किया. अब CPCT लगा रहे हैं, मतलब कौन कौन सा सेम होगा, ठीक है. तो देखो कौन कौन सा सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, राइट और रॉन्ग? ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, राइट. ठीक. सब लोग बहुत फोकस कर रहे हैं ना कि कहीं तुम लोग डोंकीज ना बन जाओ. ओके ठीक है. कौन से साइड्स इक्वल होंगे? BC तो है ही नहीं पार्ट ऑफ द गेम. ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक. जैसे ही ये दोनों इक्वल हुए, किस पे कॉन्ग्रुएंस हो रहा है? ये जो दो क्रिस क्रॉस ट्रायंगल्स हैं, तो लिख लेते हैं. ट्रायंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB, राइट. SAS. जैसे ही हमें यह पता चलता है, हमें पता चलता है ये दोनों इक्वल है. फिर कॉम्बिनेशन 3, टकाक टकाक, क्लीन. सो a bit of sophistication, बट सिस्टमैटिकली यूज करने से ये प्रूफ हो गया, राइट. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड योर नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, दैट यू शुड नो वे फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग एंड वेयर यू आर. नहीं तो आप बड़े आराम से वो मुर्गी और अंडे के खेल में फंस जाएंगे. जानते हो ना मुर्गी और अंडे का खेल? पहले मुर्गी की पहले किसी से पूछता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बोलता है हाफ बेस हाइट. मैं पूछता हूं क्यों, तो बोलता है सर नहीं, मैं पूछता हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो बोलता है बेस इंटू हाइट. तो मतलब क्यों, तो बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दो कॉर्नर. फिर बोलता है व्हाट इज द एरिया, हाउ यू कैन से दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट. तो फिर वो फंस जाता है, क्योंकि फंस गया सर्कुलर रीजनिंग में. उसे पता ही नहीं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, राइट और रॉन्ग. मेकिंग सेंस. तो दिस वाज प्रोपोजिशन ऑफ 5 एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रिज ऑफ एसेस. ठीक. एक और दिखाता हूं तुम्हें. नाउ ही केम टू प्रोपोजिशन 8. 8 इज ट्रिपल एस. ट्रिपल एस, ठीक. और इसको यूज करने के लिए वो 11th प्रोपोजिशन देंगे. 11th प्रोपोजिशन में वो सिखा रहे हैं कि कैसे राइट एंगल बनाया जाता है. कैसे राइट एंगल बनाया जाता है. आप लोग सबको जानते हो, वो बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे राइट एंगल बनाया जाता है. तो कैसे बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये गिवन लाइन पे मुझे राइट एंगल बनाना है. ये गिवन लाइन पे मुझे राइट एंगल बनाना है. तो बताओ, लेट्स से गिवन लाइन पे मुझे राइट एंगल, बी पे मुझे राइट एंगल बनाना है. कैसे बनाओ? यूज पोस्टुलेट्स, कॉमन नोशंस, डेफिनेशंस ओनली. हाँ,
कैसे, वही तो पूछ रहा हूं, कैसे? कॉम्पस, वेरी गुड। सो कॉम्पस उठाया, सर्कल लिया, ठीक। कैलकुलेटर कैसे? फर्स्ट प्रोपोजिशन, फर्स्ट प्रोपोजिशन। तो अभी के दुनिया में यूक्लिड आ जाएंगे तो पागल ही हो जाएंगे कि भाई क्या क्या बन गया, हमें तो कॉम्पस और उसमें ही फंसा हुआ था। ठीक, अब बन गया ये। अब यहां से कनेक्ट किया, अभी भी नहीं बोला है परपेंडिकुलर है, कनेक्ट किया है सब कुछ। कैसे? कॉमन पोस्टुलेट 1 से। अब वो बताना स्टार्ट करेगा, 8th प्रोपोजिशन। तो ये कहेगा अल्फा, ये कहेगा बीटा, और फिर कहां भागेगा? डेफिनेशन पे, कि यही तो था परपेंडिकुलर। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। सो दिस इज हाउ ही इज बिल्डिंग द स्टोरी। ठीक, अब पहुंचते हैं हम, डोंट वरी, सिर्फ इसी बुक के प्रोपोजिशंस को डिस्कस करूंगा, आगे आई विल बी क्विक। 20th प्रोपोजिशन जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, जिसका एप्लीकेशन आप बेसिक मैथ से शुरू कर, मॉड की क्लास से शुरू कर दिए थे। मॉड की क्लास में क्या शुरू किए थे? कौन सी इनइक्वालिटी? ठीक, so you are saying b plus c would be always be greater than a। ये जो 20th प्रोपोजिशन है ना, ये भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। कैसे? अरे क्लास ओवर हो रहा है, ओके। सो 20th प्रोपोजिशंस भी कंट्रोवर्शियल रहा है। कैसे? एक फिलोसोफर, जैसे फिलोसफी के बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, तो वैसे एक थॉट थी एपिक्यूरियंस। एपिक्यूरियंस उस तरीके के थे जो मजे में रहने वाले, ज्यादा रीजनिंग पे बात क्या करना, रीजनिंग करके, है ना। ऐसे लोग तो आज आप आसपास में अगर कोई ऐसे लोग हैं तो समझ जाना एपिक्यूरियंस फिलॉसफी के लोग हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये क्या मतलब है, ये तो डोंकी को भी पता है। अगर यहां पे मैं फूड रख दूं, अगर मैं यहां पे फूड रख दूं, तो डोंकी इज गोइंग स्ट्रेट टू फूड, ही विल नॉट क्लाइम अप एंड डाउन एंड देन रीच। एपिक्यूरियंस बोले कि भाई इसको ये क्या प्रोपोजिशन हुआ, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी है, कुछ भी बोल रहे हो। ये तो गधों को भी पता है कि अगर फूड यहां रखा हुआ है तो डंकी विल गो स्ट्रेट टू द फूड बिकॉज यू नो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। तो जो चीज डंकी जानते हैं, डोंकीज, मैं डंकी मूवी में चला गया, तो वो हम लोग इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर करीब 200 साल के बाद दिया जाता है। एक प्रोक्लस थे जो इन सब ग्रेट फिगर्स को, आर्किमिडीज, यूक्लिड, सब कुछ स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एपिक्यूरियंस की कमेंट्स भी पढ़े होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ये गधों को भी पता होता है, लेकिन इट इज आवर वर्क, द वर्क ऑफ मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट टू नो व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट। मतलब आग लगने से गर्मी लगती है, ये सबको पता होता है, बट इट इज द वर्क ऑफ साइंटिस्ट टू फाइंड व्हाई वी आर फीलिंग हॉट और कोल्ड, राइट। तो वहां पे वो रीजनिंग की एस्पेक्ट को फिर से एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज के लिए अभी टाइम है ना हमारे पास? किसने बोला नहीं? आउट, जा जा, ओके। सो अब वो पहुंचेंगे 27th। मैं ये सब कंट्रोवर्सीज इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे रिजल्ट्स आपके काम के भी हैं, और उससे स्टोरी से आपको ये पता होगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड ऑल। ठीक है, 27 को एक्सप्लेन करने से पहले वो 26 पे इस कॉन्ग्रेंसी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं।
एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड की बात कर रहे हैं 26 प्रोपोजिशन में। और अब ये पहली बार पूरी किताब में पहली बार वी आर गोइंग टू यूज फिफ्थ पोस्टुलेट। वी आर गोइंग टू यूज पैरेलल लाइंस वाला, जो सबसे कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, अभी तक हमने फिफ्थ पोस्टुलेट यूज ही नहीं किया टिल 26 प्रोपोजिशन। तो ये जो प्रोपोजिशन है वो ये है कि इफ L1 is parallel to L2 then alpha equals to बीटा। ठीक, ये प्रोपोजिशन है 27th। और 29th ये प्रोपोजिशन है इफ L1 is parallel to L2 then अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए यूक्लिड साहब ने ही यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, द प्रूफ ऑफ। उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। फिर उन्होंने कहा मान लेते हैं छोटा है, एक ही केस होगा ना, या तो छोटा या बड़ा, किसी एक को छोटा मान लो। उन्होंने अल्फा को छोटा मान लिया। ठीक, फिर उन्होंने कहा यहां पे डालो गामा, यहां पे डालो गामा, और उन्होंने कहा बीटा प्लस गामा इज इज टू राइट एंगल्स। उन्हें कॉन्सेप्ट ऑफ 90 डिग्री सब आया नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं, टू राइट एंगल्स। ठीक, और कह रहे हैं अल्फा प्लस गामा जो होगा सेम साइड में, अल्फा प्लस गामा जो होगा वो बीटा प्लस गामा से छोटा होगा, विच मींस वो टू राइट एंगल से छोटा होगा। और जब भी, तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, सो दे विल कोइंसाइड, इफ दे आर लेस सो दे विल, बट what is the initial condition, so which contradicts my statement, and thus this is called proof through contradiction, है ना। इसके बाद मैं सबसे फेमस प्रोपोजिशन पे पहुंचने वाला था, जहां पे हम 46 प्रोपोजिशन में सीखेंगे कि कैसे एक गिवन लाइन सेगमेंट से स्क्वायर बनाया जाता है। क्यों सीखेंगे, क्योंकि 47th प्रोपोजिशन है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने ये नहीं कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। उन्होंने कहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम बेस पे स्क्वायर बनाओगे, लेग्स पे स्क्वायर बनाओगे और हाइपोटेनस पे स्क्वायर बनाओगे तो वो दोनों का सम वुड बी इक्वल टू। और इसमें भी कुछ फैंटास्टिक प्रूफ्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली 50% ऑफ द टाइम आई विल बी फिनिशिंग ऑफ द आइडिया ऑफ एलिमेंट्स, एंड देन the next 50% of the time will dedicate to all the geometrical knowledge we have acquired till class 10th in a very systematic way. And in the third class, we will start the properties and solutions of triangle. So these two classes are going to be very, very important. तो आज जो भी क्लास में बात हुई है उसको आप अगर नोट करके रखें just as a timeline. Don't go into the detailing of proofs and all, but do write it like a time stamps कि ये। तो आपको एक लैंडस्केप समझने में काफी मदद होगी और आप इस आइडियाज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैथमेटिक्स किसी की जागीर नहीं है। इट इज ऑलवेज passed from one civilization to another civilization through baton. We learn, we propagate. At the same time, there are certain mathematics which are developed in isolation in silos as well. तो silos में भी develop होता है और compounding के aspect से भी develop होता है। ये सब aspect है। और इस पूरे टाइम स्टैम्प पे आपको समझना है कि अच्छा कैसे ज्योमेट्री आ रही है, कैसे अलजेब्रा आ रहा है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री आ रही है और कैसे वो शेप ले रही है कैलकुलस का और कैसे वो कैलकुलस का मॉडर्न मैथमेटिक्स में इंप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये एस्पेक्ट अगर समझ गए तो प्रोबेबली आफ्टर
passing out from class 12th and going into the colleges, if you go to your desired colleges, then you would definitely try it. If you have that appetite for mathematics, then you will definitely try your career in this field also. और एक और चीज मैं बता देता हूं, अक्सर पिछले 10, 15, 20, 25 साल की तुम IIT JEE टॉपर्स की स्टैटिस्टिक्स अगर निकालोगे तो लगातार तुम ये सुनोगे कि मैथ्स सबसे डिफिकल्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के स्कोर्स हाई होते हैं, मैथ्स में कम स्कोर्स आते हैं. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर दोज हु आर गेटिंग टॉप 100 रैंक्स. यू विल हार्डली फाइंड एनी टॉपर जिसका मैथ्स में सबसे कम मार्क्स आया. उनके मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स हमेशा रहते हैं. जनरल जनता की मैथ्स पता नहीं क्यों, सोचो. क्योंकि मैथ्स सबसे आसान है अगर समझ में आ गया तो, और समझ में नहीं आया तो सबसे मुश्किल. तो कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में काम चल जाता है, बट मैथ्स में अगर सोफिस्टिकेशन आ गया तो आप सीधे टॉपर के दुनिया में घुसने वाले हो. और आप देख सकते हो दीज ग्रेट पीपल हाउ दे आर बिल्डिंग द रिजल्ट्स एंड ऑल. आर्किमिडीज से भी थोड़ा एक्सपोजर हुआ आपको, यूक्लिड से एक्सपोजर हुआ. और आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आज भी जब हम लोग पिछले 5 महीने में मैथमेटिक्स किए हैं उसमें भी एक एक्सियोमेटिक डेवलपमेंट ही किए हैं. We learned, then build, then learn, then build, then learn, then build. We were not creating things on silos. We were building it. तो अगर वो कनेक्टिविटी आपको समझ में आ जाती है तो जेई की मैथ्स सबसे इजी लगेगी, जेई का रास्ता सबसे आसान लगेगा. और वंस जेई का रास्ता आसान लग रहा है इसका मतलब अगला 60-70 साल आप आसान करने वाले हो अपना. ठीक है. सो स्टार्ट पुटिंग एफर्ट. और जैसा कि यूक्लिड साहब कहते हैं, देयर इज नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री, सो देयर इज नो रॉयल रोड टू जेई मैथ्स एज वेल. ठीक है.